अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे डेंगू के बेहतरीन इलाज के हवाले से और इसकी मैनेजमेंट के हवाले से, और ख़ास कर इसका होम्योपैथिक इलाज क्या किया जाना चाहिए और इसकी कौन सी ऐसी होम्योपैथी में अद्वियात हैं जो तेज़ बहदफ़ डेंगू के इलाज में मौसर काम करती हैं। पिछली वीडियो में मैंने डेंगू के हवाले से तफसील से बात की, उसकी अलामात, उसकी वजूहात, उसकी मैनेजमेंट और उसकी ट्रांसमिशन के हवाले से तफसील से बात की गई थी। यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि डेंगू की जो अलामात हैं वो जिस्म में शदीद किस्म का दर्द होना, सर दर्द होना, बुखार होना, मतली कै का आना और उसके साथ जिल्द पे एक ख़ास किस्म की रैश का नमूदार होना, और बुखार की जो कैफ़ियत है वो तकरीबन बुखार 101, 102, 103 दर्जा फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये वाली कैफ़ियत हम डेंगू में अक्सर देखते हैं। तो वहाँ पे होम्योपैथिक इलाज ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि आप मौसर तरीके से इससे बच सकें। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि होम्योपैथी में डेंगू का बेहतरीन किस्म का इलाज मौजूद है, बशर्त ये कि इसकी जो सही दवा है, मरीज़ की जो दवा है, ये बात जहन में रखें कि होम्योपैथी में अगर हमारे पास 10 मरीज़ डेंगू के आ रहे हैं तो 10 के 10 मरीज़ की हो सकता है कि दवा मुख्तलिफ बनती हो डेंगू के मरीज़ों की। तो जब वबाई अमराज आते हैं तो उसमें हमें ये करना होता है कि हम जो ज़्यादा तकरीबन 100 अफराद हैं तो 100 में से जो 80% लोगों पे जो दवाई अद्वियात ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं या हो सकती हैं, हम वो निकाल के अपने जो होम्योपैथिक हमारे स्टूडेंट्स हो गए या मुआलिजीन हो गए वो उनको इस्तेमाल में लाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, उसके बावजूद अगर मरीज़ बेहतर नहीं होता या हर मरीज़ डॉक्टर अगर अपने मरीज़ में कोई इनफरादियत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए कोई इनफरादी बात देखता है, ख़ास अलामत देखता है, तो वो उसके मुताबिक अपनी दवा तब्दील भी कर सकता है। और वो ऐसी दवा भी हो सकती है जो कि डेंगू की ना हो। ठीक है, जो कि मतलब जिसकी हम 10 दवाइयाँ या 5 दवाइयाँ जो बताते हैं उनमें शायद वो दवा मौजूद ना हो। ये बात होगी। अब इसके बाद मैं आपको आखिर में इसके हवाले से एक बाकायदा एक नुस्खा भी दूंगा जो बहुत कामयाब रहा है हमारी प्रैक्टिस में भी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताता चलूँ कि फ़र्स्ट स्टेज ऑफ द डेंगू में आपकी कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं होम्योपैथी में। जो फर्स्ट स्टेज में दवाई इस्तेमाल होती है एकोनाइट होती है। एकोनाइट में ये याद रखें कि खौफ होगा मौत का। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ टाइम के साथ होगा, वो अपने मौत का वक़्त बताएगा, तयन कर रहा होगा, जैसे कि फ़लाँ शख्स आएगा मुझसे मिलने तब मेरी मौत हो जाएगी, या ये 14वीं का चांद चढ़ेगा तब हो जाएगी, या शाम के 6 बजे 5 बजे इस तरह से मेरी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो आपको मालूम है कि डेंगू होता किस वजह से है, मच्छर है, ठीक है, वो एक वायरस कैरी कर रहा होता है, जो भी वजह हो, लेकिन आपको एकोनाइट में इस किस्म की जब खौफ मिलता है, पानी की ज़्यादा पानी पीने की ख्वाहिश मिलती है और बुखार एकदम से आता है, यकायक आता है, और उसके साथ जो पल्स है उसकी देखें, पल्स मैं आपको करके दिखाता हूँ इसकी पल्स कैसे जा रही होगी। इसकी पल्स ऐसे जा रही होगी। जब ऐसे तेज़ पल्स फुल हार्ड वॉल्यूम के साथ पल्स जा रही हो तो वो एकोनाइट का मरीज़ हो सकता है। इसके साथ आपको बेचैनी वाली कैफियत बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो एकोनाइट हम किस पोटेंसी में देते हैं? 30 की ताकत में, 200 की ताकत में, 1 m की ताकत में दे सकते हैं, लेकिन इस किस्म के फ़ीवर की कैफियत में हम अक्सर लो पोटेंसी 6x इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आर्सेनिक एल्बम आ जाती है। आर्सेनिक एल्बम में भी खौफ पाया जाता है, लेकिन विदाउट प्रिडिक्शन ऑफ टाइम। वहाँ पे वो मौत के अपने वक़्त का तयन नहीं करता। इसमें प्यास लगती है, ख़ास प्यास होती है कि बुखार की कैफियत में या इसकी कोई भी तकलीफ़ होती है उसमें इसको शदीद प्यास, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी पानी की तलब होगी, सर गर्म होगा, बाकी मामलात इस तरह से। ठीक है, तो इसमें भी बेचैनी वाली कैफियत आपको मिलती है। एकोनाइट, आर्सेनिक एल्बम हो गई। इसके बाद जिल्सीनियम हमारी दवा है। जिल्सीनियम में क्या है कि ऐसी कैफियत होती है कि जिस्म में सुस्ती वाली कैफियत हो गई। इसकी कुछ चीदा अलामात ये हैं कि इसको चिल के दौरान, यानी कि जिस वक़्त इसको ठंडक लग रही है, ठीक है, लर्ज़ा लग रहा है, उस वक़्त इसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और उसके साथ इसकी मज़े की बात यह है कि इसको जब सर दर्द होता है तो सर दर्द यूरिन करने से रिलीफ़ हो जाता है। जब यूरिन ये करता है, वॉशरूम जाता है छोटा पेशाब करने से, इसकी वो तकलीफ़ बेहतर हो जाती है पेशाब करने से। ठीक है, तो ये इसकी अलामत है। और इसमें ड्राउजीनेस आपको बहुत मिलती है, बंदा सोया सोया सा रहेगा, सुस्ता रहेगा, डिलीरियम वाली कैफियत होगी, आप कुछ पूछना चाहते हैं वो कुछ जवाब देता है। एकोनाइट, आर्सेनिक एल्बम,
और जिलसीमियम होगी। इसके बाद अहम दवाई है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा में बहुत ज़्यादा खुश्की वाली कैफियत पैदा हो जाती है, बुखार एकदम से नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है। इसमें एक ऐसा एहसास होता है कि अगर कोई बंदा हरकत करके इसकी तरफ आ रहा है या ये मरीज़ ख़ुद हरकत कर रहा है, हरकत करना इसके लिए महाल होता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसमें दूसरी जो हमें ख़ास अलामत मिलती है कि इसमें दबाने की ख्वाहिश होती है। इसको जो जिस्म में दर्द हो रहे होंगे तो ये कहेगा कि मुझे दबाओ, मुझे दबाओ, ठीक है। ब्रायोनिया एल्बा भी आप 30-200 की ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो बड़ी दवा है हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं डेंगू बुखार में या इस किस्म के बुखारों में, तो आर्निका है। आर्निका में भी यूपटोरियम की तरह आर्निका में भी मारने की तरह का दर्द होगा जैसे उसे कूटा गया हो। ऐसी ख़वातीन जो कि अक्सर कपड़े धोने के बाद जो कैफियत होती है ना, आप उसको महसूस कर सकते हैं, उस किस्म की कैफियत आर्निका में मिलती है, ठीक है। तो आर्निका और ब्रायोनिया में ये फ़र्क है कि आर्निका अपने आप को टच नहीं करने देता, जहाँ पे इसको दर्द हो रहा होता है वो टच नहीं करने देता। ब्रायोनिया में दबाने से रिलीफ होता है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ी और मेजर दवा है यूपटोरियम परफुलेटम। यूपटोरियम परफुलेटम में उसकी कलीदी जो अलामात हैं वो ये हैं कि उसकी जो तकलीफ़ है या उसका जो लर्ज़ा है बुखार का, वो चिल स्टार्ट होगा कमर से रीढ़ की हड्डी के बीच में से स्टार्ट होगा और वहाँ पे चिल लगेगा, और जब लर्ज़ा लगने के बाद उसे बहुत शदीद प्यास लगती है, ठीक है। इसमें बोन ब्रेकर मेडिसन ये है। और यूपटोरियम की जो क्लासिकल जो अलामात मैंने स्टार्ट में बताई, आपको शुरू में बताई, उसकी क्लासिकल पिक्चर ये दे रही होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर ये दे रही होती है। तो यूपटोरियम परफुलेटम लाजमी आजकल के दिनों में जब डेंगू की वबा का मौसम है और आम हो रही है ये वबा, तो ये लाजमी आपके घरों में होनी चाहिए। इसके बाद ये देखें, मैंने ये दवाइयाँ आपको इसमें डिफ्रेंशिएट भी करके थोड़ा सा बता दिया। अब हम आ जाते हैं कि ऐसी दवाइयाँ, देखिए डेंगू को दो हमने फेसिस में डिवाइड किया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक ये है कि सिंपल फीवर होता है, ठीक है, और ये उसकी अलामात आती हैं। उसके बाद ये है कि उसमें हेमरेजिक कैफियत पैदा हो जाती है। हेमरेज के लिए जो दवाइयाँ हैं उनके सिर्फ मैं नाम ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए हेमरेज के लिए जो दवाइयाँ, फास्फोरस, हेमामेलिस वर्जियाना हो गया, ठीक है, इपिकाक हो गई, और उसके साथ जो हमारी दवा है फेरमफास हो गई, ठीक है। अगर हेमरेज वाली कैफियत पैदा हो जाती है तो ये कब ये वाली अद्वियात आपने देनी है, ये एक बेहतर मुआलिज की ज़रिए निगरानी में आप करेंगे, क्योंकि इसमें खून किस किस्म का आ रहा है, जमा हुआ खून आ रहा है, गैर जमा हुआ आ रहा है, उसका कलर किस तरह से है, उसकी बेस पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जहाँ पे दवा फास्फोरस बनती होगी, अगर आप वहाँ पे इपिकाक देंगे तो मरीज़ को रिलीफ नहीं होगा, जबकि दोनों हेमरेजिक मेडिसन है, ठीक है। होम्योपैथी दूसरे तरीक़ा इलाज से इस काफ़ी सारे चीज़ों में मुख्तलिफ है, लेकिन ये बिल्कुल स्लो इलाज नहीं है। शर्त यह है कि आपकी दवा तेज़ बहदफ तब लगेगी जब आपकी दवा मरीज़ के लिए एहतियात के साथ चूज़ की गई होगी, उसको सेलेक्ट किया गया होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो चीज़ आप अमूमन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं देखने वाले होम्योपैथी के, उनके लिए कि जो आप आम नुस्खा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, कि यूपटोरियम परफुलेटम का मदर टिंक्चर या उसका 1x 2x 3x तक, ठीक है। और उसमें जो कैफियत हैं अलामात में उसकी बता चुका हूँ। इसके अलावा इसके कितने कतरे आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप मदर टिंक्चर यूज़ कर रहे हैं तो इसके 15 कतरे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर आप पोटेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 से 10 कतरे काफ़ी होते हैं। अच्छा, इसके साथ जो पायरोजीनम दवा है हमारी आम बुखार के लिए इस्तेमाल होती है, अगर सेप्टिसीमिया हो जाता है, सेप्सिस हो जाता है, ठीक है, तो उसमें आप पायरोजीनम 200 की ताकत घंटे बाद आप दे सकते हैं जब तक बुखार कंट्रोल नहीं होता। और उसमें आपको ये पायरोजीनम में ये मिलता है कि कहा जाता है कि हर जो डिग्री सेल्सियस, जो डिग्री फ़ारेनहाइट है सॉरी, वो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उसके साथ 10 जो आपकी पल्स रेट है, पल्स में फ़र्क आता है, मतलब वो बढ़ती हैं। तो अगर ये डिसप्रोपोर्शनेट हो, इस तरह से तवाज़न वाली कैफियत ना रह रही हो, पल्स तेज़ जा रही है और टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ रहा या उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर आपकी दवाई वहाँ पे पैरोजीनम होगी, वहाँ पे बदबूदार रतूबतें ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये साथ में चलाएं। और उसके साथ अगर प्लेटलेट्स काउंट डेंगू में कम हो जाता है तो बहुत ही अच्छी दवा है करीका पपाया। इसके 10 से 15 कतरे आप मरीज़ को 2-2 घंटे बाद जल्दी रिपीट करवाएं। तो इसमें ये देखा गया है कि हर 12 घंटे बाद, हमने अपने तजर्बात में ये देखा है, जितने पेशेंट्स को हमने ये मेडिसिन दी हैं, हमने देखा है कि इन मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ 12 घंटे बाद जब आप CBC दोबारा करवाते हैं तो प्लेटलेट्स काउंट तकरीबन 10,000
हर 6 घंटे बाद आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो ये दवाइयाँ आप अपने मतलब मुआलिज के मशवरे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो इस्तेमाल करें। अगर ना समझ में आए तो आप हमसे बिल्कुल इस हवाले से राय ले सकते हैं। और होम्योपैथिक दवाएँ महफूज होती हैं, बेज़रर होती हैं, लेकिन मैं बारहा ये कहता हूँ कि बेहतर होता है कि किसी सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हम सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।